हेलो एवरीवन। तो ये हमारा जो है वो फोर्थ लेक्चर है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर मैं बताऊं तो उससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है रिप्रोडक्शन का तो बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे। अगर नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख ले, है ना, क्योंकि लिंक है मैंने पहले ही बताया है ना। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अगर आप देखा जाए तो इस चैप्टर में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये चैप्टर अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसको तोड़ के देखो क्या आता है। एक है रिप्रोडक्टिव, दूसरा है हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये कहना चाहता है कि हेल्थ हमारा, अगर आपको हेल्थ का मतलब तो पता होगा ना कि हेल्थ मतलब क्या होता है। हेल्थ मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर फिजिकली मेंटली सोशली अगर वेलबींग हो, मतलब फिट हो, तो हम उसको कहेंगे कि उसका हेल्थ अच्छा है, राइट। पर हम यहाँ हेल्थ की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अगर वो सही परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हमारा रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हो बात को। अगर आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पता है, तो आप अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तभी पता होगा जब आपने मेरा रिप्रोडक्शन का लेक्चर देखा होगा एक्चुअली, है ना, और जो कि बहुत ही मज़ेदार था, वो हमने बात भी की थी। तो चलो इसकी भी बात करते हैं। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक है और इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही छोटा-सा है और एनसीईआरटी ने भी ज़्यादा इसमें फ़ोकस नहीं किया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिर्फ़ कुछ-कुछ वायरसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ एमटीपी है जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन। तो उस सब चीज़ों में हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। और हाँ, एक बात और है कि इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म देखने वाले हैं, तो फुल फॉर्म उसे ज़रूर याद कर लें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के रिगार्डिंग भी और नीट के रिगार्डिंग भी। और नोट मैंने लिखा ही हुआ है एक्चुअली उसमें, तो वो आप मिस ना करें, हाँ। और खास लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आईवीएफ। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में कन्फ्यूजन भी आता है एक्चुअली, तो वो उसको मिस ना करें, है ना। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। तो डेफिनेशन क्या कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म बोल लो, अगर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अगर वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन कौन से हैं हमारे। पेनिस है, टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट थे, एसेसरी ग्लैंड है, वो सारे सारे ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो मान लो अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपना नॉर्मली फंक्शन अगर करते हैं तो हम कहेंगे कि उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा होगा, बढ़िया होगा, है ना। अब मान लेते हैं कि अगर उसमें से किसी ऑर्गन का फंक्शन अगर अच्छे से नहीं हो रहा होगा तो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो और ये डेफिनेशन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे अच्छा डेफिनेशन माना जाता है क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन दिया था डब्ल्यू ने। और डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर कोई भी फैसला लेना होता है हमारे हेल्थ के लिए तो ये लेती है, ठीक है, डब्ल्यू ही लेती है। अभी जैसे कि कोविड का जो अभी हमने इंजेक्शन लगवाया वो भी फैसला किसने लिया होगा, इस डब्ल्यू ने ही तो लिया होगा ना कि हाँ ये सही है कि नहीं है, ट्रायल तो इसी ने किया होगा, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये डब्ल्यू ने ही दिया था। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं पर अब इंट्रोडक्शन तो देना ही है, चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो नॉलेज तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, बस आपको ये नॉर्मली याद रहना चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो सारे सारे यही बता रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होते क्या हैं, ठीक है। और वही चीज़ लिखा, आप बस एक बार रीड कर लेना। मैं बता दिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली क्या है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर नॉर्मली फंक्शन करता है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका अच्छा होगा, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यू ने उन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी, एक तरह समझो, ठीक है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि लोगों को इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाए। हाँ माँ। तो ये जो डब्ल्यू थे वो सोच रहे थे कि हम
कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज रखना कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कितना ज़रूरी है, कैसे वो बना बताएं लोगों को, वो सोच रहे थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का नाम था आरसीएच प्रोग्राम। और आरसीएच प्रोग्राम का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये जो जितने सारे आप अभी इस चैप्टर में ना बहुत सारे फुल फॉर्म पढ़ोगे, ठीक है, उसको याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब आरसीएच प्रोग्राम बोल देते तो आप क्या फुल फॉर्म कैसे सोच सकते थे, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिखा है और मैंने ये बता भी दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी मैं भी फुल फॉर्म बताऊंगा वो सारे सारे आपको याद करते जाने हैं। और मैं तो कहूँगा कि ये जो चैप्टर है ना बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ ना आप उसको एक नोट्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने से, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं एक्चुअली, ठीक है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये जो आरसीएच प्रोग्राम था उन्होंने बनाया था। अब आरसीएच प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया, अवेयरनेस दिखाया, ठीक है, अवेयरनेस दिखाया लोगों के प्रति, मतलब कि उन्होंने क्या किया, जगह जगह जा करके अवेयरनेस दिखाया, कि बताया लोगों को कि रिलेट ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मतलब कि काम क्या है, ठीक है। अगर वो मान लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाए तो बहुत लोग ऐसा भी है ना कि जो मतलब सोचते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसा होता है ना एक्चुअली। तो डब्ल्यूएचओ का कहना था कि आपको जानना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको जानना चाहिए, ये आपका अधिकार है, ये डब्ल्यूएचओ का कहना था। तो उन्होंने अवेयरनेस दिखवाया और अवेयरनेस दिखाने के बाद भी जब देखा कि मतलब कोई भी फैक्ट नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह पे क्या की फैसिलिटी प्रोवाइड की, मतलब हॉस्पिटल्स खोले और वहां पर ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो उसका केयर कर सके, है ना, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने इस फॉर्म में मतलब नोट्स के फॉर्म में इसलिए रखा है ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसे उन लोगों को मतलब क्या होता है ना कि नोट्स चाहिए होता है, ठीक है। और इस चैप्टर में अगर मैं सच बोलूँ ना तो अगर मैं खुद से नोट्स बनाता, शॉर्ट नोट्स बनाता ना, तो बहुत कम बनता, बहुत ही कम, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपको बस याद रखना है जो नॉर्मल बातें हैं ना, बस वही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसमें लिखा है, ये जो नोट्स है इस फॉर्म में इसलिए दिया है क्योंकि आपको नोट्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बहुत जन है कि याद कर लेते हैं, है ना, डेफिनेशन याद करना जरूरी समझते हैं, तो उनके लिए ये सब, लेकिन मैं कहूँगा कि उतना ज़रूरत नहीं है इसका डेफिनेशन, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही नहीं है। मैं बस जो कह रहा हूँ ना आपको वो समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दिया, ये हमने क्लियर कर लिया अभी तक, ठीक है। क्या हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, ये जो लाइन है यहाँ तक हमने अभी तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस उन्होंने दे दिया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, पर एक प्रॉब्लम और आ गई। एक प्रॉब्लम क्या आई कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो ये लोग समझ रहे थे, पर उसके कारण क्या हुआ कि दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया ना कि पॉपुलेशन रेट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। क्या था, पॉपुलेशन रेट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब पॉपुलेशन रेट अगर बढ़ रहा है तो आपको सोचोगे अगर पॉपुलेशन रेट अगर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि लैंड की जरूरत पड़ेगी। अब लैंड अगर उतना ज्यादा अगर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, कहीं कहीं भी मतलब जैसे कि देखो जहाँ हम खेती करते हैं मान लो अगर वो अगर जमीन रहे ही ना तो हम खाएंगे क्या, सिंपल सी बात है। हम सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हम ऑक्सीजन लेंगे तो जिंदा रह जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। मतलब हमें कहीं ना कहीं फूड की तो जरूरत है, और फूड कहाँ रख मतलब फूड कहाँ से होता है, तो वो जमीन से ही तो होता है ना। मान लो पॉपुलेशन रेट बढ़ता जाएगा, पॉपुलेशन रेट बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाए कि जब लैंड की ही कमी हो जाए तो हम फूड के कारण तो मर सकते हैं ना। तो एक प्रॉब्लम ये आ गई। तो उस टाइम डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, एक स्लोगन बनाया, ठीक है। उस टाइम क्या किया, डब्ल्यूएचओ ने एक स्लोगन बनाया, ठीक है। स्लोगन बनाया कौन सा, हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो। ये स्लोगन आपने सुना होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा इसका पोस्टर्स लगाए थे, बैनर लगाया था, है ना। और इस स्लोगन को उन्होंने दोनों मोड में मतलब चलाया था, ऑडियो और ऑडियो मोड में भी और विजुअल मोड में भी। मतलब कि एड्स जो आते हैं ना टीवी में कभी कभी देखना, एड आ जाते थे कि मतलब हम दो हमारे दो ही होने चाहिए, ऐसा है ना। तो उन्होंने अवेयरनेस बहुत दिखाने की कोशिश की थी, ठीक है। और जब देखा कि इससे भी उतना मतलब कुछ खास चेंजेस नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस टॉपिक को, इस जो पूरा टॉपिक था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उन्होंने
क्या किया, स्कूल में ही चालू, मतलब समझो तो इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। मतलब स्कूल के जो बुक्स हैं, साइंस के जो बुक्स होते थे, उन्होंने क्या किया, उसी बुक्स में जो था सेक्स एजुकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन कराना शुरू कर दिया। देखो ये वर्ड जो आप सुनते हो ना, इससे बहुत लोग गलत ही सोचते हो, ठीक है यार, पहले ये सोचना बंद करो। ठीक है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सब वर्ड, मतलब क्या ही बोले तुम लोग, बाकी सब समझदार हो, क्या ही बोले। ठीक है, तो ये वर्ड जो है आप लोग बहुत ही इसका गलत मतलब निकालते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको बस जो समझना है वो समझो, जो नहीं समझाना है आप वो क्यों समझते हो। ठीक है, तो देखो आप लोग ईयरफोन ही पहन लो क्योंकि आप पागल हो। आप अगर सही सोचोगे तो बगल वाला गलत सोच लेगा। ठीक है, चलो इसके बारे में भी समझते हैं कि ठीक है, कि स्कूलों में क्या क्या मतलब बताया जाता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या बताता है। ये देखो जो स्कूल्स हैं हमें क्या बताती है, हमें यही ना बताता है कि इसके क्या फायदे हैं, क्या और क्या घाटे हैं, मतलब ये समझो तो क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, वो हमारे स्कूल में बताया जाता है। ठीक है, अब सेक्स एजुकेशन से क्या मतलब कि एडवांटेज क्या है कि देखो, बहुत लोग पहले के क्या लोग थे ना, बहुत लोग थे जो मिथ पे बिलीव करते थे। मिथ मतलब समझते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ मिथ, MITH। मिथ का मतलब एक तरह से समझो ना कि अम, झूठ बोल लो, या तो फिर एक होता है ना अंधविश्वास, ठीक है, उसको कहते हैं मिथ। जैसे कि जो पहले के लोग जो मानते थे आज भी हम वही मानते हैं, भले वो सच हो या ना हो, मतलब हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो पहले के लोग क्या करते थे कि लड़की हो गई तो मार देते थे, क्योंकि मतलब वो एक अंधविश्वास था, क्योंकि वो बोलते थे कि, और जो फीमेल पेरेंट्स थी उन्हें भी मारा सताया जाता था कि मतलब कि तुम्हारे कारण ही ये मतलब जो बेटी है वो आई है। तो मतलब बहुत ही अलग तरह का मतलब समाज था पहले, समझो तो। ठीक है, तो मिथ पे बिलीव करता था पहले, उन्होंने इस मिथ को हटाने की कोशिश की। ठीक है, कि ये जो जो हम लोग सोचते हैं ना कि पहले के लोग ने तो जो भी कहानी बनाए हैं, हम जो विश्वास करते हैं उस पर विश्वास ना करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो WHO थे वो चाहते थे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके बारे में एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचे। ठीक है, अगर सोचो अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो क्या रिप्रोडक्शन हम इस बायोलॉजी में पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते, सिंपल सी बात है, क्यों पढ़ते। जब तक WHO अगर नहीं चाहता तो क्या हमारे इस सिलेबस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता, क्या रिप्रोडक्शन चैप्टर आता, नहीं आता। लेकिन वो चाहते थे कि हम पहले से ही जो सेक्स एजुकेशन था उसके बारे में हम पहले से ही कुछ इंट्रोडक्शन ले, इसीलिए उन्होंने ये हमारे बुक्स में, हमारे चैप्टर्स में इसको दिया है। ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में बताया है कि सेक्स जो सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, और दूसरी बात ये बताई कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो कौन से हैं, STD है और एड्स है। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, बस इतना बता रहा हूँ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं, तो STD है और एड्स है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने ये बोला था ना कि हम दो हमारे दो का उन्होंने स्लोगन चलवाया था, क्योंकि जो पॉपुलेशन रेट था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो हम जब ये जो सेक्स एजुकेशन के बारे में उन्होंने बता ही रहे थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, जो है बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी के बारे में भी उन्होंने अवेयरनेस दिखाई थी। बर्थ कंट्रोल ऑप्शन का मतलब क्या है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन का मतलब क्या है, अभी नहीं समझ आ रहा ना, चलो उसको आगे बताते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको इस पॉइंट को आप नोट करके रखना। ठीक है, मैं अभी जस्ट 2 मिनट के बाद बताऊंगा, आप खुद बिना बताए समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, दूसरा फिर आते हैं पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट कहता है कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। उन्होंने बताया कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है उन्हें केयर की बहुत जरूरत होती है, उन्हें केयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उन्हें पेन हो रही है तो हम छोड़ रहे हैं कि उन्हें कि ठीक है ना, ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। आपको सब हम ये तो हम सबको पता है कि जो माँ और जो उसके बेटे का रिश्ता होता है वो बहुत ही मतलब गहरा होता है, समझो तो। बहुत वो केयर करती हैं अपनी, जो मदर होती है अपनी चाइल्ड की बहुत ही ज्यादा केयर करती हैं। ठीक है, और बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। याद करो हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही देखा था कि ये जो मदर होती है, ठीक है, मदर में क्या था, मदर होती है, मदर जब पार्चुरेशन करती हैं, पार्चुरेशन करने के बाद उनके जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड से एक मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है,
फर्स्ट मिल्क को हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो IgA प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बच्चे को बहुत ही जरूरी होता है। सातवां पॉइंट कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। WHO ने जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या इंपॉर्टेंस वो बताना चाहा था। जैसे कि आपको याद हो तो जब हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर कवर कर रहे थे तो उसमें मैंने ये भी चीज़ बताया था, जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन होने के बाद जो मदर का ममरी ग्लैंड होता है उससे जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है, उस मिल्क को हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो IgA प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक चाइल्ड के लिए, ठीक है, कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक चाइल्ड के लिए। तो इसीलिए उन्होंने बताया था कि इस ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए, जो चाइल्ड होता है, जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उसे क्या इस ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए, उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ठीक है, उसमें क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो बताया था, ठीक है। और बोला था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, ठीक है, उनका कहना था कि हम मेल चाइल्ड को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जितना फीमेल को देते हैं, या फिर बोलो तो हम फीमेल चाइल्ड को भी उतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जितना मेल को देते हैं, मतलब समझो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, कोई भी मतलब डिफरेंस ना रखें। क्योंकि पहले के लोग जो थे मतलब फीमेल को समझो देखना ही नहीं चाहते थे, मतलब फीमेल होती नहीं थी कि मतलब मतलब उनका शादी करा देते थे, या तो समझो तो मतलब मार देते थे, मतलब वो क्या बहुत अजीब ही तरह के लोग रहते थे पहले के जनरेशन में, ठीक है, जो कि चाहते थे ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना करे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हमने जान लिया, अब आगे आते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजर एंड द बर्थ कंट्रोल। देखो हमने तभी से देखा था कि जो बर्थ कंट्रोल था वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, है ना, अनकंट्रोल्ड हो रहा था, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा था, और उसका क्या प्रॉब्लम था मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। तो उन जो साइंटिस्ट थे उनका क्या कहना था इस बर्थ तो इसमें दो वर्ड है, ठीक है, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा है बर्थ कंट्रोल। देखो बर्थ कंट्रोल के बारे में क्या बताना चाहा था WHO ने, तो उन्होंने बताना चाहा कि जैसे जब 1900, ठीक है, 1900 में हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, 2 बिलियन का अराउंड था, कितना था, 2 बिलियन का अराउंड था। लेकिन तो 2000 आते आते में कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया, मतलब समझो तो क्या हो गया, 3 गुना पॉपुलेशन रेट क्या हो गया, बढ़ गया वर्ल्ड का, ठीक है। और इस 6 बिलियन में 1 बिलियन तो सिर्फ इंडिया का ही पॉपुलेशन है, सोचो 6 बिलियन में, जो कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन रेट है 6 बिलियन, और वहां पर 1 बिलियन पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में ही है। सोचो कि इंडिया में कितना ज्यादा पॉपुलेशन आप सोच सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक आध बार क्वेश्चन पूछा था, तो आप इसको याद कर ही लेना, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इंडिया का पॉपुलेशन 1947 ना लिख करके यहाँ क्या लिखा गया है, इंडिपेंडेंस, तो हमें पता है इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था, 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। तो उस टाइम जो है इंडिया का पॉपुलेशन था मात्र 350 मिलियन, लेकिन 2000 आते आते मतलब समझो तो कितना, अराउंड 53 ईयर्स के अंदर में कितना हो गया, तो 1 बिलियन हो गया। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन रेट बढ़ गया था। तो यह था बर्थ कंट्रोल। इसके बाद ये कह रहे थे कि WHO कह रहा था कि बर्थ को कंट्रोल करना चाहिए, इतना ज्यादा अगर हम बर्थ को मतलब की पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो कहना था। दूसरी बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है समझो तो, कि घटाव, मतलब घटना। एक्सप्लोजन का मतलब क्या हो सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि गिराव, है ना, पॉपुलेशन का गिराव। तो ऐसा हुआ कब, ऐसा होता है, दो रेट है इसके लिए, दो रेट बताया गया था, एक रेट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको शॉर्ट में MMR कहते हैं और IMR कहते हैं। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म है, तो ठीक है आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आप फुल फॉर्म याद करते ही जाना, और खास करके वो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मोर्टेलिटी रेट का कहना क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का कहना है कि वैसा डेथ, ठीक है, वैसा डेथ जो
प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम वो मर जाए या तो फिर डिलीवरी करने टाइम अगर वो मर जाती है, और उसके मरने से जो बर्थ रेट में जो कमी आई, जो गिरावट आया समझो, तो उस रेट को कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसका डेफिनेशन आपको यहाँ लिखा हुआ है। और ऐसे जो वुमेन है वो कितने हैं, तो टोटल अगर देखो तो हर साल 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो मर जाती है डिलीवरी के टाइम। सोचो कितना मतलब गलत हो रहा है। ठीक है, दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कहता है कि वैसा डेथ जो मतलब कि क्या हो रहा है कि 1 साल के अंदर, ठीक है, जो ऐसे बच्चे जो 1 साल के नीचे हैं, मतलब समझो तो 1 साल के बच्चे कितने बड़े होंगे यार, कि छोटे ही तो हैं, वो उन वो मर जाते हैं किसी कारण से। उसको ऐसा क्यों होता है, मर क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती होगी जो उन्हें चाहिए होगा। उसके कारण क्या होता है, अब वो बच्चे मर जा 1 साल के बच्चे मर जा रहे हैं, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, तो बर्थ रेट कम हो रहा है। बर्थ रेट कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, और उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो मरते हैं हर 1 साल में, तो 1 साल में 1,000 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं। तो देखो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, ये पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन रेट जो है डाउन तो हो रहा है, पर कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये कोई अच्छा बात नहीं है कि मतलब कोई 1 साल का बच्चा मर जा रहा है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन मर जा रही है, तो कोई ये एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने बहुत सोचा था ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, जगह जगह हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, या फिर होंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता होगा, जिसके कारण जो है वो जो पीपल्स हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं उसके पास। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक क्या बोलते हैं, एक एरिया बांध दे, कि मतलब जो है कि जो मैरिज है, मैरिज जो करते हैं ना, एक लड़का के लड़के के लिए शादी तो करते ही है। ठीक है, तो जो लड़की का एज होगा कम से कम 18 होना चाहिए, और जो मेल होते हैं उसका कम से कम 21 ईयर होना चाहिए, वो मैच्योर होने के लिए तक, क्योंकि तब तक वो क्या हो चुके रहते हैं, मैच्योर हो चुके रहते हैं, तब तक उनको प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे ना कि मतलब लड़की लोग का क्या हुआ, 14 साल नहीं हुआ और क्या कर दिया उन्होंने, उसका शादी करवा दिया। ठीक है, लड़की लोग का 14 साल कंप्लीट नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, उनका शादी करा दिया। उससे क्या होगा, प्रॉब्लम तो आएगी। अब उसने में क्या होगा, अब 14 साल की लड़की अगर शादी करा रहे, वो प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है ये मर भी जाए। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, उन्होंने एक एज लिमिट लगा दी कि वो तभी मैरिज कर सकती हैं जब तक से वो फीमेल का 18 साल ना हो जाए और मेल का 21 ईयर ना हो जाए। ठीक है, तो इससे बच सकती हैं। ठीक है, दूसरा अब बात ये क्या किया कि उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिया। ये मेथड उसके लिए है जो पेरेंट्स को चिल्ड्रन नहीं चाहिए। ठीक है, जिससे चिल्ड्रन नहीं चाहिए, ये मेथड। तो ये मेथड काम क्या करता है, ये मेथड जो है ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी जैसे कि मतलब जिसको मन ही नहीं है कि हमें मतलब कि चिल्ड्रन रखने का, वो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने का। ठीक है, जो कि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, कहीं भी स्टोर पे मिल जाएगा। दूसरी बात, ये यूजर फ्रेंडली भी है। ठीक है, और ये इफेक्टिव भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब ये इसका जो होता है ना इफेक्ट, जो बोलो तो इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखो यहाँ लिखा है नो साइड इफेक्ट या फिर लिस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, बहुत कम साइड इफेक्ट होता है इसका, और ये इफेक्टिव भी है। दूसरी बात ये क्या है, रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, और इजी अवेलेबल कहने का मतलब है ना कि आपको कहीं भी मिल जाएगा ये। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ना, वो उनके लिए था जिसके चिल्ड्रन चाहिए ही नहीं। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता भी था। ठीक है, तो और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी था। वैसा ऐसा क्यों था, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली था। ठीक है, मतलब इसका यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। दूसरी बात, ये इजीली अवेलेबल रहता था स्टोर पे, आप इसे आराम से ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। ये इफेक्टिव भी था, मतलब कि सस्ता भी था। दूसरी बात, ये रिवर्सिबल भी था। और तो और इसके लिस्ट साइड इफेक्ट थे या तो थे ही नहीं। ठीक है, मतलब इस ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था कि वो
आपको इजीली प्रोवाइड भी किया जा सकता था, आपको इजीली यूज करने में कोई दिक्कत भी नहीं आता था और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं थे, इसीलिए इसको हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते थे। ठीक है, और ये जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं टेम्पररी, दूसरा होता है परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी को ही हम स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं और परमानेंट को हम सर्जिकल भी बोल सकते हैं या तो फिर स्टेरिलाइजेशन भी कह सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टेराइलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा के लिए स्टेराइल हो गया है, मतलब कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, चाह करके भी वो अब नहीं कर सकता, मतलब परमानेंट वो है जो है, अब वो स्टेराइल हो चुका है। ठीक है, इसको हिंदी में बांझ कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं, जिसको अब बहुत कुछ समझ गए हो गए, मतलब वो कभी भी वो चिल्ड्रन नहीं दे सकती। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। ये टेम्पररी में जो है 4 मेथड आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड और एक होता है हार्मोनल मेथड। ये चारों के चारों मेथड क्या काम करते हैं? तो ये चारों के चारों जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मतलब क्या करेंगे? प्रेगनेंसी होने से रोकेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी होने नहीं देगा। तो सबसे पहला है जो नेचुरल मेथड है, उसमें भी हमें क्या पढ़ना है? उसमें भी हमें 3 चीज पढ़ना है। पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, दूसरा है कोइटस इंटरप्ट्स और लास्ट है लेकेशनल लेकेशनल एमोनू लास्ट है लेकेशनल एमोनोरिया। ठीक है, और उसी तरह केमिकल है, केमिकल में सिर्फ केमिकल मेथड ही पढ़ना है और कोई भी नहीं है। बैरियर मेथड में हमें पढ़ना है कॉन्डम्स के बारे में। ठीक है, देखो यार ये वर्ड ही ऐसा है, आप ऐसा सोचते क्यों? दिमाग में ऐसा सोचो ही मत। ठीक है, आप गलत सोचोगे तो फिर आपको जो चैप्टर में बताना है ना वो बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या ही बोलो, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ना है हमें डायफ्राम कैप के बारे में और पढ़ना है इसमें IUDs के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम उसी टाइम पढ़ेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ये IUDs जो है इसके भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? नॉन मेडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, अब आते हैं हार्मोनल मेथड में। हार्मोनल मेथड में हमारे आते हैं 3 टाइप्स। कौन कौन से? पिल्स है, इंजेक्शन है और तीसरा है इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो पिल्स होता है ये भी 2 टाइप का होता है, डेली पिल्स भी होता है और वीकली पिल्स भी होता है। डेली पिल्स मतलब कि जो हर दिन लेना है, वीकली पिल मतलब कि वो वीक में एक बार लेना होता है। ठीक है, ये सारे के सारे बारे में हम पढ़ेंगे, बस अभी इंट्रोड्यूस इन समझो तो इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब आते हैं परमानेंट मेथड में। परमानेंट मेथड में 2 ही टाइप है, एक है वासक्टोमी और एक है टीबैक्टोमी। ठीक है, और हमें अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था? परमानेंट को हम सर्जिकल भी बोलते हैं। तो ये जो दोनों है ना, ये जो वासक्टोमी और टीबैक्टोमी, दोनों में हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, सर्जरी करना पड़ता है और सर्जरी करके क्या रिमूव करेंगे तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड में भी सबसे पहला क्या था? नेचुरल मेथड। तो चलो नेचुरल मेथड पे आते हैं। देखो मैं इतना सारा पॉइंट आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, वो आप बस समझ जाना। ठीक है, अगर जिसको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप एक बार रीड कर लेना, पर मैं जितना बताऊंगा ना उतना काफ़ी है। ठीक है, तो पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या कहता है कि नेचुरल मेथड क्या कहता है कि ये एक मेथड है जो स्पर्म को ओवम से मैटिंग करने से रोकता है। अब सोचो कि स्पर्म और ओवम का मैटिंग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी तो होगी ही नहीं, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन में ही तो पढ़ा है ना। ठीक है, अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके पहले उसको कवर करें। ठीक है, उसके बाद ही इसमें आना, तभी समझ में आएगा यार आपको। ठीक है, और ये जो मेथड है ना, ये 3 टाइप का था। हमने ये भी बोला था, कौन कौन सा था? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस,
दूसरा कोइटस इंटरप्ट और तीसरा क्या था, लैकेशनल एमोनोरिया। पहला जो अब ये है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, इस पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का कहना क्या है, जैसे कि देखो कोई फीमेल पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है। फीमेल पेरेंट में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, सबको पता है। तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है, उसमें अगर अगर 10 टू 70 डेज के अंदर, ठीक है, बस 10 टू 70 डेज के अंदर अगर मैटिंग ना किया जाए, ठीक है, मैटिंग अगर ना किया जाए, ठीक है, मैटिंग अगर ना किया जाए तो वो उससे क्या होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि 10 टू 70 डेज में क्या होता है ना कि जो फर्टिलाइजेशन का रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है उस टाइम। अगर उस टाइम अगर हम मैटिंग कर लेते हैं तो अगर मिस्टेक से भी स्पर्म अगर अंदर चला जाए, वेजाइना के अंदर चला जाए, तो वो क्या कर लेगा, ओवम तुरंत मैटिंग कर लेगा उसके साथ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने कवर किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से, कि हर 14 डेज में क्या होता है, ओवम कंप्लीट होता है, ओवम बनती है, और ओवम को अगर स्पर्म मिल जाएगा तो वो क्या कर लेगी, मैटिंग कर लेगी, और मैटिंग कर लेगा तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसीलिए पहला मेथड कहता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कि अगर कोई भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अगर 10 टू 70 डेज के अंदर अगर अगर कोई भी स्पर्म अगर एंटर ना हो फीमेल बॉडी में तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा और तब वो प्रेगनेंसी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कर लेता है 10 टू 70 डेज के अंदर तो वो प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड जो था पहला एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, से खत्म होता है। ठीक है, तो अगर ये 10 टू 70 डेज के अंदर अगर मिस्टेक से भी स्पर्म अंदर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, मैटिंग कर लेगी, और मैटिंग हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स का कहना यह है कि जैसे कि देखो कोई भी कपल है, ठीक है, कोई भी कपल्स हैं, अगर वो मैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैटिंग करने टाइम अगर मेल का जो गैमेट है, फिर समझो तो मेल का जो स्पर्म है, ठीक है, उसका लेब्री, ठीक है, कोइटस इंटरप्ट्स कहता है कि अगर कोई कपल जैसे कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है, तो अगर वो आपस में मैटिंग कर रहे हैं और अगर मेल पेरेंट का एजाकुलेशन होने से पहले, मतलब मेल पेरेंट का जो स्पर्म है, स्पर्म का एजाकुलेशन होने से पहले ही अगर वो अपना पेनिस को, ठीक है, अगर अपना वो पेनिस को उसके वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, ठीक है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम जो है इंसेमिनेशन भी कहते हैं, और आपको अगर याद हो तो इंसेमिनेशन हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। अब आप खुद सोचो, अगर मेल बॉडी से फीमेल बॉडी की तरफ स्पर्म गया ही नहीं तो मैटिंग करेगा नहीं, और मैटिंग करेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होने नहीं देगा। तो ये जो कोइटस इंटरप्ट, ये भी मेथड कैसा है, तो ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रेगनेंसी होने से रोकता है। और कैसे रोका जा सकता है, तो मेल बॉडी को इजाकुलेशन होने से पहले ही वेजाइना से निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, लेकेशनल एमोनोरिया। लेकेशनल एमोनोरिया कहता है कि जैसे कि मान लो कि कोई एक वुमेन है, वो अभी अभी थोड़ी मतलब कि एक 1 वीक पहले या फिर समझो तो लेकेशनल एमोनोरिया। अब लेकिन ये जो लेकेशनल एमोनोरिया है ये क्या कहता है कि जैसे कि मान लो कि कोई अभी अभी जो है डिलीवरी की है किसी की, तो वो जो वुमेन है ना, अगर उस जो वुमेन है उसका 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। अब 6 मंथ तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तो ओवम नहीं बनेगा, और अगर ओवम नहीं बनेगा तो अगर आपका स्पर्म फीमेल बॉडी में चला भी जाता है तो मैटिंग करेगा नहीं, और मैटिंग अगर करेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये भी एक मेथड है जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी को रोक रहा है, ठीक है। और ये तीनों मेथड जो हमने पढ़ा ना नेचुरल मेथड में, कि ये
पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कोइटस इंटरप्ट्स, और ये तीसरा लैकेशनल एमनूरिया। ये तीनों में से सबसे ज़्यादा अगर अच्छा मेथड अगर देखो तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड जो है ये लैकेशनल एमनूरिया को ही माना जाता है कि ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको, या अगर मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार जो ये बोल रहा हूँ ना कि मैटिंग होगी तो फर्टाइजेशन करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन है तभी जाके समझो तो वो प्रेगनेंसी होगी, ये मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब प्लीज़ पहले उसको देख लो तब इस पे आना। और इसमें मैंने बहुत कुछ बताया है कि एफएसएच हार्मोन कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, है ना, एफएसएच कब इंक्रीज होगा, एलएच कब इंक्रीज होगा, सारे मैंने बता दिया है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो लेकेशनल एमोनिया होती है उस टाइम जो एलएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन होता है, जीएनआरएच हार्मोन है, ये सारा का सारा इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आते हैं केमिकल मेथड की ओर। केमिकल मेथड क्या कहता है ना, जैसे कि देखो, जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए बहुत सारे अब मेडिसिन भी तो हैं, है ना, बहुत सारे मेडिसिन उपलब्ध है अब तो। ठीक है, तो वो मेडिसिन क्या है, वो मेडिसिन में क्या है, केमिकल्स ही तो हैं। तो केमिकल्स के थ्रू अगर हम जो है प्रेगनेंसी को रोकते हैं तो उस मेथड को कहते हैं केमिकल मेथड। इसका एग्जांपल है जैसे कि ये जो है क्रीम एंड जेलीज हैं, है ना, वेजाइनल टैबलेट्स हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, केमिकल मेथड है जो प्रेगनेंसी से रोकते हैं। थर्ड है बैरियर मेथड। ठीक है, अब बैरियर मेथड जो है ना, ये अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है बैरियर मेथड को। ठीक है, बैरियर का मतलब क्या है, रोकना, है ना, वहां से पास ना होने देना। बैरियर का मतलब क्या, देखिए अब कभी कभी देखे होगे कि जब पुलिस वाले को रोकना होता है तो क्या क्या लगा देता है, बैरियर लगा देता है कि आप उसके आगे नहीं जा सकते। उसी तरह ये बैरियर क्या करता है ना, स्पर्म को ओवम के पास जाने से रोक देता है, ओवम तक जाने ही नहीं देगा। अब जाने ही नहीं देगा तो क्या, मैटिंग करने नहीं देगा, और आगे आपको पता ही है अगर मैटिंग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये रोकता कैसे है। और एक मजे की बात यह है कि जो बैरियर मेथड है ना वो दोनों के लिए यूज होता है, चाहे वो फीमेल पेरेंट हो या तो मेल पेरेंट हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैरियर मेथड है दोनों के लिए यूज होता है, मेल पेरेंट के लिए भी और फीमेल पेरेंट के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बैरियर मेथड में आता है कॉन्डम। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना कि कॉन्डम जो है ये क्या है, बैरियर मेथड में आते हैं, जो थीन रबर के बने होते हैं, लेटेक्स शीट होती है। ठीक है, ये सारे चीज़ लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। एक्चुअली में ये सब तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो एक कॉन्डम है ये बैरियर मेथड के अंदर आता है। ये क्या करता है, तो स्पर्म को स्टोर करके रखता है, ये फीमेल बॉडी तक जाने नहीं देता है। अगर फीमेल बॉडी तक जाने नहीं देता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी को होने नहीं देगा। ठीक है, और उसमें भी सबसे अगर बोलो तो वो सबसे अच्छा अगर ब्रांड है तो वो उसका नाम है निरोध। ठीक है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको पढ़ना है तो आपको तो ये जानना ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा मेथड। दूसरा बैरियर मेथड कौन सा है, डायफ्राम, या फिर बोलो तो सर्विकल कैप्स एंड वेजाइनल। ये जो सर्विकल कैप्स है ना ये फीमेल यूज करती हैं। ठीक है, ये फीमेल यूज करती है। ये कहाँ लगता है, तो इसमें ही वर्ड छुपा हुआ है, वेजाइना। ठीक है, ये जो कैप है ये कहाँ लगता है, वेजाइना के अंदर। वेजाइना के अंदर कहाँ, वेजाइना का भी सर्विक्स में। ठीक है, वेजाइना के भी कहाँ लगते हैं, वेजाइना का भी सर्विक्स जो होता है ना उसको कवर करता है। जैसे कि मान लो कि अगर ये भी जो मेल पेरेंट है वो क्या यूज कर रहा है, कॉन्डम यूज कर रहा है, तो फीमेल बॉडी किसका यूज करेगी, ये सर्विक्स कैप का यूज करती है। ठीक है, ये सर्विक्स कैप का यूज करती है। अब दूसरा है सर्विकल कैप। सर्विकल कैप्स का मतलब है कि सर्विक्स को कवर करने वाला कैप। अब सर्विकल कैप यूज कहाँ होता है, तो सर्विकल कैप यूज होता है फीमेल बॉडी में, जो कि कवर करके रखता है सर्विक्स को। अब सर्विक्स को कवर करके रखता है जिसके कारण जो स्पर्म है वो ओवम के साथ मैटिंग कर नहीं पाता। अब मैटिंग नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन आगे बढ़ेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ये रीयूजेबल है, मतलब कि इसको दोबारा से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। कॉन्डम को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सर्विकल कैप्स को दोबारा यूज किया जा सकता है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो डायफ्राम, ये जो हमने बोला ना डायफ्राम्स या फिर बोलो तो सर्विकल कैप, ये एक्चुअली करता क्या है ना, तो ये कभी बैरियर का काम करता है जो कि क्या करता है, स्पर्म को वेजाइना में इंटर होने से रोकता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, तो ये भी एक रबड़ का बना होता है। ठीक है, जो कवर किसको करता है, सर्विक्स को कवर करके रखता है। ठीक है, जिसके वर्ड में ही छुपा हुआ था कि ये सर्विकल कैप है, मतलब किसको कवर करके रखा है, तो सर्विक्स को कवर कर रखा है। सर्विक्स को कवर करने वाला कैप को ही कहते हैं सर्विकल कैप्स। आप ऐसे भी याद रख सकते हो ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो है रीयूजेबल है, मतलब कि इसको दोबारा से यूज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्डम को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये जो सर्विकल कैप्स हैं इसको दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसीलिए हम बैरियर मेथड को अच्छा मेथड भी मानते हैं, और इसमें कोई भी क्या होता है ना कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, हमने पहले ही देखा है। अब आते हैं थर्ड, जो कि क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आपको क्या समझ आ रहा है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब क्या है, ये एक डिवाइस है। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो कहाँ लगाया जाता है, यूटेरस में। फीमेल बॉडी का जो यूटेरस होता है ना, फीमेल बॉडी का यूटेरस, वहां पर लगाया जाता है। और ये डिवाइस का काम क्या है, ये काम ये है कि ये स्पर्म को बॉडी में आने से रोकता है। ठीक है, और ये कैसे लगाया जा सकता है, तो ये डॉक्टर्स के द्वारा ही लगाया जा सकता है, मतलब खुद से हम यूज नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे बेस्ट। ठीक है, इस अगर इंटर यूटेराइन डिवाइस अगर लगाया गया है तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, ये फिक्स बात है। अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है तो फिर ये डिवाइस को रिमूव करवाना पड़ेगा, जो कि फिर डॉक्टर्स ही करेंगे। ठीक है, इसमें भी, इसके अंदर भी क्या क्या है, तो इसके अंदर भी हमें पढ़ना है नॉन मेडिएटेड और कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिएटेड क्या कहता है कि इंक्रीज फेगोसाइट्स ऑफ अ स्पर्म विद इन द यूटेरस। ये क्या कर रहा है, तो फेगोसाइट को इंक्रीज करता है, कब, तो यूटेरस के अंदर, जिसके कारण क्या होता है ना, ये स्पर्म क्या होता है, मर जाता है, डीजनरेट कर जाता है। अब डीजनरेट कर जाएगा तो ये मैटिंग ही नहीं करेगा, मैटिंग नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन तो होने से रहा। दूसरा क्या है, कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग क्या है कि ये जो है कॉपर और आयंस को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गिरावट आ जाता है। ठीक है, दूसरी लास्ट क्या है, हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में क्या है कि ये एक हार्मोन को रिलीज करता है यूटेरस के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म जो है सप्रेस हो जाता है, होस्टाइल हो जाता है। मतलब समझो तो होस्टाइल या फिर सप्रेस का मतलब ये है कि वो मैटिंग करने लायक नहीं रहता है, वो तुरंत डिजनरेट कर जाएगा, जिसके कारण ये मैटिंग कर नहीं पाएगा, और मैटिंग नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तीनों ये मेथड कैसे हो गए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब है हार्मोनल मेथड। ठीक है, ये जो हार्मोनल मेथड था ना, उसको थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ते हैं। हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड क्या कहता है, अब आते हैं हार्मोनल मेथड में। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर जब कंप्लीट कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, एफएसएच हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, एलएच हार्मोन भी बहुत ज़्यादा होता है ना, यह सब हमने बात की थी। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि हमेशा वो हाई रहे, कभी कभी उसके लिए क्या करना पड़ता है, पिल्स भी लेना पड़ता है, इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, और इम्प्लांटेशन भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वही कह रहा है हार्मोनल मेथड कि एक ऐसा मेथड है जिसके कारण क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन है या फिर प्रोजेस्टेरोजोन एस्ट्रोजन है, इसका लेवल को क्या किया जाता है, इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, और ये भी एक दूसरे तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, जो फीमेल के थ्रू यूज किया जाता है, जो फीमेल ही समझो तो फीमेल ही यूज करती है इस मेथड को। ठीक है, कैसे कैसे यूज करती है, तो ऑरल्स के ये जो पिल्स के थ्रू यूज करती है, ठीक है, पिल्स के थ्रू यूज करती है, इंजेक्शन के थ्रू यूज करती है, या तो फिर इम्प्लांटेशन के थ्रू यूज करती है।
सबसे पहले है ऑरल पिल्स। ऑरल पिल्स कहने का मतलब समझ रहे हो, खाने वाला टैबलेट, ठीक है। और ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डेली पिल, एक होता है वीकली पिल। दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था। डेली पिल है मतलब कि डेली खाना है, लेकिन आपको कब नहीं खाना है, तो आपको याद हो तो कि मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 to 17 डेज, ठीक है, उसके अंदर आपको पिल्स को नहीं खाना है, ठीक है? बाकी हमेशा खाना है। और उस पिल्स का नाम होता है माला डी या फिर माला एन। दूसरा है वीकली पिल। वीकली पिल कहता है कि हर वीक में एक बार खाना है, मतलब 7 दिन में एक दिन खाना है, पर उस 7 दिन छोड़ के, मतलब 10 to 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डेज छोड़कर, बाकी आपको वीक में एक बार पिल्स को लेना पड़ता है। उस पिल का नाम है सहेली, ठीक है, क्या नाम है, सहेली। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आता है नीट में। दूसरा है इंजेक्शन। तो हमने बताया ना कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू भी हार्मोन को लिया जाता है। तीसरा है इम्प्लांटेशन। तो ये क्या करता है, मतलब स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन के अंदर जो है इम्प्लांट किया जाता है प्रोजेस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को भी, ठीक है। तो ये सारे सारे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा परमानेंट मेथड। यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है हमारा, परमानेंट मेथड स्टार्ट होता है। या तो परमानेंट मेथड को हमने क्या कहा था, परमानेंट मेथड को ही हमने कहा था स्टेराइल। तो अब यहाँ शुरू होता है हमारा परमानेंट मेथड, ठीक है। परमानेंट मेथड को हमने बोला था ना, परमानेंट मेथड को हम स्टेराइल मेथड भी बोल सकते हैं, सर्जरी मेथड भी बोल सकते हैं। और उसमें हमें दो चीज़ पढ़ना था, वासक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, याद हो तो, ठीक है। तो वासक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या है, तो जो वासक्टोमी है ना, वो किस में होता है, मेल में होता है। और वासक्टोमी हम करते क्या हैं, तो इस डायग्राम के थ्रू समझो, ठीक है, बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये डायग्राम कुछ याद है, ये डायग्राम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये टेस्टिस है, ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस है, ये हमने बता चुका है, ठीक है, मैं बात ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये आपको याद हो, ये टेस्टिस से ही क्या फॉर्म होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम क्या वासक्टोमी में करते क्या है कि ये जो वास्ट डिफरेंस है, इस ये जो वास्ट डिफरेंस है ना, ये वास्ट डिफरेंस, इसको क्या किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, कट, सर्जरी के थ्रू क्या किया जाता है, इसको कट किया जाता है। और कट करने के बाद इसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। अब बांधने से क्या हो जाता है ना, कि ये जो है यहाँ से स्पर्म समझो तो जा रहा है, लेकिन ये वापस इस पे इंटर कर नहीं पा रहा, ठीक है, वापस ये इस पे इंटर नहीं कर पा रहा है। यहाँ ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वहां तक स्पर्म पहुंच ही नहीं पा रहा। अब पहुंचेगा नहीं तो सिंपल सी बात है, पेनिस के थ्रू ये बाहर जाएगा नहीं। अब स्पर्म ही बाहर जाएगा नहीं, तो ये फीमेल बॉडी तक कैसे पहुंच पाएगा। आप खुद सोचो कि अगर स्पर्म बन ही नहीं रहा तो वो स्पर्म फीमेल बॉडी पे जाएगा ही नहीं। अब फीमेल बॉडी पे जाएगा ही नहीं तो क्या ये अगर स्पर्म फीमेल बॉडी तक जाएगा ही नहीं, तो क्या ये आगे जा करके बेबी को प्रोड्यूस कर सकता है, तो नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, ये क्या हो चुका है, तो स्टेराइल हो चुका है, इसीलिए हम कहते हैं इसको स्टेरलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें स्टेराइल कौन हुआ, अभी मेल स्टेराइल हुआ। तो वैसेक्टोमी याद रखना कि ये स्टेराइल किसको करता है, मेल को करता है। कैसे करता है, तो ये जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट कर देता है, और इसको कट करने के बाद उसको वापस पैकिंग कर देते हैं इसको, जिसके कारण स्पर्म को फॉर्मेशन होने ही नहीं देता। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी को भी, ट्यूबेक्टोमी किस में यूज होता है, तो फीमेल्स में यूज होती है। इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब को ही क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है और इसी तरह स्टिच कर दिया जाता है, जिस तरह हमने मेल में किया। स्टिच करने से क्या होता है कि ये ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और ओवम अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो अगर भले यहाँ मेल गैमेट, मान लो मेल गैमेट जो है मतलब स्पर्म यहाँ तक पहुँच चुका है और यहाँ ये ओवम रिलीज ही नहीं कर रहा, तो यहाँ तक स्पर्म जो ओवम है वो आएगा नहीं, आएगा नहीं तो मैटिंग करेगा नहीं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये स्टेराइल हो जाएगी। तो ये ट्यूबेक्टोमी में स्टेराइल कौन होती है, फीमेल हो जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी और वासक्टोमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में भी आते हैं और नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है एमटीपी। एमटीपी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने बार बार कहा है, जहां भी फुल फॉर्म दिखे आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बारे में इतना सारा कुछ लिखा हुआ, बस मैं इतना सारा चीज़ आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एमटीपी को ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो एमटीपी को ही हम कहते हैं अबॉर्शन। क्या कहते हैं, शॉर्ट में अबॉर्शन कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि कोई बेबी को अबॉर्ट कर देते हैं, तो ऐसा करते क्यों? ठीक है, इसको एमटीपी को बनाया ही क्यों गया? एमटीपी को एक्चुअली बनाया इसलिए गया था ताकि मतलब कि एक्चुअली इंडिया में कभी देख न्यूज़ भी सुन लेते होगा कि किसी ने किसी का रेप कर दिया, जिसके कारण क्या होता है, अब रेप तो कर देता है, रेप करने के कारण भी क्या हो जाती थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, जिसको कि बहुत ही प्रॉब्लम होता था, जो समझो तो एक्चुअली वो तो गलत ही था एक्चुअली। ठीक है, तो इसीलिए उसको खत्म करने के लिए ये एमटीपी का फॉर्म किया गया था कि अगर उसे बेबी नहीं चाहिए होगा तो वो बेबी को अबॉर्ट कर सकती है। ठीक है, इसीलिए हम उसको कहते हैं एबॉर्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और ये बाकी बहुत सारा पॉइंट जैसे कि नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ conceived progeny in a year। देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को ही हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एबॉर्शन भी कहते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा ना कि एबॉर्शन करते हैं, मतलब कि कभी कभी कोई बच्चे का एबॉर्शन भी कर देते हैं, अबॉर्ट करते हैं बच्चे को। तो एक्चुअली ये एमटीपी को बनाया ही क्यों गया? ठीक है, तो गलत है, बच्चे को मार दिया जा रहा है तो गलत, लेकिन एक्चुअली इसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि किसी किसी लड़की का क्या क्या रेप कर दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, जिसको और उसको वो बच्चा नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, वो क्यों रखे यार, वो उसके साथ प्रॉब्लम हुआ है ना वो। तो इसलिए एमटीपी को बनाया गया था कि जिसको मतलब बेबी नहीं चाहिए वो एमटीपी कर सकती है। ठीक है, अब तो बहुत जन यूज करने लगते हैं कि मतलब अगर देखते हैं कि फीमेल हो रही है तो उसको मार देते हैं, पर ये गलत है एक्चुअली। ठीक है, ये गलत है उस टाइम के लिए। ठीक है, तो आखिर एमटीपी को बस इसलिए बनाया गया था ताकि वो जो गलत काम होता है, जो रैपिस्ट लोग होते हैं, उसके कारण जो गलत काम होता है वो सब ना हो सके। लेकिन अब सबको पता है, ठीक है, लेकिन वो सब नहीं करना चाहिए। तो एमटीबी के लिए इतने सारे पॉइंट दिया गया, पर एक्चुअली इससे क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको याद रखना पड़ता है कि इसको शॉर्ट में हम एबॉर्शन कहते हैं और ये बनाया किस लिए गया था, और इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछाता है, बस अगर आपको पढ़ना है तो एक बार इसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या तो फिर इसको डिजीज भी बोलो, बात एक ही है। आपको याद होगा कि एक डिजीज ऐसा है जिसका नाम है एड्स, सभी जानते हैं एड्स, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी तो डिजीज होंगे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते होंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको क्या याद रखना है कि एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है, और एचआईवी के अंदर ही आते हैं एड्स। ठीक है, एचआईवी के अंदर ही आता है एड्स। और मैं आपको बता दूं, जो एचआईवी अगर किसी को हो गया ना, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब समझो तो एक ही ऑप्शन है जिंदा रहने का, वो सिर्फ है मेडिसिन। मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उसे मेडिसिन खाना ही पड़ेगा, अगर जिस दिन उसने मेडिसिन लेना बंद कर दिया, समझो उसका लाइफ वहीं पर खत्म हो गया। मतलब इसका कोई भी एंडिंग नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसने एक हफ्ता दवाई खाई और फिर छोड़ दे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत डेंजर समझो तो ये डिजीज है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है ये। और हेपेटाइटिस बी का कहना है कि ये तब होता है जब जैसे कि मान लो कि दो पेशेंट है, ठीक है, दो पेशेंट है, कितने, दो पेशेंट है, और दोनों को हमने क्या किया, सेम इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया। मतलब कि जो पहला पेशेंट था उसको हमने क्या किया, इंजेक्शन दिया, ठीक है, और दूसरा पेशेंट को क्या किया, उसी इंजेक्शन के साथ उसको भी इंजेक्ट कर दिया। तो उससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन पहले वाले पेशेंट में था, जो इन्फेक्शन पहले वाले पेशेंट में होगा, वही इन्फेक्शन दूसरे वाले पेशेंट तक फैल जाता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस बी हो जाता है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी होता क्यों है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एचआईवी, इसीलिए मैंने दोनों के बारे में आपको क्लियरली बता दिया। ठीक है, और आपको एड्स का फुल फॉर्म याद रखना ही है, मैंने बोल दिया है, उसको याद रखना ही है आपको, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें तो ये आता ही है, फुल की फुल फॉर्म ना मतलब दे दे, शॉर्ट फॉर्म आपको दे दे और फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, और ऑप्शन में दे रहेगा, आपको खुद सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अर्ली सिम्टम्स की, मतलब कि अगर मान लो किसी को एड्स हो गया या फिर कोई एचआईवी हो गया, मतलब या तो फिर हेपेटाइटिस बी हो गया हो, तो उसे पता कैसे चलेगा? तो उससे एचआईवी होने से पहले या तो फिर हेपेटाइटिस बी होने से पहले उसे क्या होगी, इंचिंग होनी शुरू हो जाएगी। इचिंग मतलब समझ रहे हो, खुजली होनी शुरू हो जाएगी, जहां पर इंजेक्शन उसे दी गई होगी वहां पर उसे खुजली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत पेन होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी जहां पर उसे इंजेक्शन मिला हो, है ना। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम उसे दिखने को मिलेगा। अब मान आते हैं लेटर कॉम्प्लिकेशंस में, मतलब कि ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है एबॉर्शन में। एबॉर्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है ना, एमटीपी, कि एमटीपी को ही कहते हैं ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को ना हमने शॉर्ट में कहा था एबॉर्शन। तो ये जो एबॉर्शन कर पाता है वो, वहां अगर उसे अगर एचआईवी हो गया हो तो वो एबॉर्शन नहीं करा सकती, मतलब अगर एबॉर्शन वो करा लेती है तो उससे जो मदर है उससे खतरा होगा, मतलब वो मर भी सकती है। ठीक है, स्टिल बर्थ, फिर है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब आपको पता हो कि वो फर्टाइल नहीं कर पाता, मतलब वो अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट है इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब कि जो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसमें क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है इस एचआईवी के कारण। तो इतने बड़े बड़े सिम्टम्स है एचआईवी के। तो अभी तक तो हमने बात किया कि उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं कि उसके क्या प्रिकॉशंस है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर किसी को एचआईवी हो गया हो तो उसे कोई भी लास्ट ऑप्शन नहीं है, उसे जब तक जिंदा रहेगा वो तब तक दवा ही खाएगा, मेडिसिन के थ्रू ही जिंदा रह सकता है वो, अदरवाइज वो मर जाएगा। ठीक है, तो वो पहला पॉइंट आपको तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहा है कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पेरेंट्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, उसे अगर एड्स हो गया है तो वो सेक्स नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, मतलब कि वो उसे हमेशा अगर अगर उसे कुछ करना है तो उसे मतलब प्रिकॉशंस में पहला पॉइंट कहता है अवॉइड सेक्स विथ अननोन पेरेंट्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स। दूसरा पॉइंट कहता है ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपको इस इतना नॉलेज होने के बाद भी अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जल्दी ही वो आपका जो है पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस भी हमने पढ़ लिया कि क्या नहीं करना चाहिए, तो देख लिया हमने तीन चीजें जो नहीं करना चाहिए, ये तो खास करके याद रखना है आपको। ठीक है, ये प्रिकॉशंस तो खास करके आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है इनफर्टिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के रिगार्डिंग भी और एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग भी। ठीक है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन जो है एनसी नीट में आता ही है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन, इनफर्टिलिटी से एक क्वेश्चन हर साल आता है नीट में, और वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इजी क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएं। ठीक है, यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है ना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बताया है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं था मैंने बस पढ़ के छोड़ दिया है। ठीक है, आपको लेकिन जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो चाहिए ना कि डेफिनेशंस, तो इसीलिए बस मैंने ऐसा किया है। ठीक है, वरना अगर इसका शॉर्ट वीडियो बनाता तो बहुत ही जल्दी खत्म कर देता, क्योंकि इधर हमें कुछ तो उतना पढ़ना ही नहीं, जितना जानना था हमने बता दिया है। मेन है इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। इनफर्टिलिटी क्या कहता है
कि मान लो कि दो पेरेंट है, मतलब एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, ठीक है, दोनों की मैरिज हो गई है और मैरिज होने के बाद क्या है 2 साल हो गया है लेकिन उनसे चिल्ड्रन नहीं हुई, ठीक है, 2 साल हो गया है शादी के पर उससे क्या चिल्ड्रन नहीं हुई, ठीक है। तो वो उनको हम कहेंगे इनफर्टाइल या फिर इनफर्टिलिटी, मतलब कि शादी होने के 2 साल हो गए लेकिन अभी तक उनको मतलब बेबी नहीं मिली, ठीक है। तो ऐसा हुआ कैसे है, इनफर्टिलिटी के कारण ऐसा हुआ है। तो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि जैसे कि एक कपल है जिसमें शादी के 2 साल हो चुके हैं फिर भी वो बच्चा जन्म नहीं दे पा रहा है, चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों होता है, तो ये इनफर्टाइल के कारण होता है, इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। मतलब कि या तो कोई मेल पेरेंट या तो फीमेल पेरेंट, दोनों में से एक पेरेंट क्या हो चुका होगा, स्टेराइल हो चुका होगा, तभी उन्हें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि हमने तो पहले ही देखा है कि वो मतलब कि बेबी होने से अगर हमें रोकना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने अभी मेथड पढ़ा है, बहुत सारा मेथड। अगर आपको याद हो तो हमने पहले 2 मेथड पढ़ा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, एक होता है टेम्पररी और एक होता है क्या, परमानेंट। टेम्पररी मेथड को हम क्या कहते हैं, टेम्पररी मेथड को ही हम स्प्लाइसिंग कहते थे, और परमानेंट वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, तो सर्जिकल मेथड भी बोलते थे या फिर हम बोलते थे एस्टेरलाइजेशन। एस्टेरलाइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि क्या करना है, खुद को एस्टेराइल कर लेना है। कैसे करते थे, तो 2 प्रोसेस था, एक वासक्टोमी एक ट्यूबेक्टोमी। लेकिन ये जो इनफर्टिलिटी है ना, इसमें ना तो कोई टेम्पररी मेथड यूज कर किया है और ना ही कोई परमानेंट मेथड यूज किया है, ठीक है, फिर भी वो क्या हो चुका है, इनफर्टाइल हो चुका है, स्टेराइल हो चुका है। तो ऐसा हुआ कैसे होगा, किसी पेरेंट में तो प्रॉब्लम हुआ होगा, चाहे वो मेल पेरेंट होगा या तो फिर फीमेल पेरेंट होगा, किसी एक में तो प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा। तो आइए रीजन देखते हैं कि ऐसा होता हुआ क्यों होगा। तो या पहला रीजन लिखा है कि फिजिकल, मतलब कि उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगा, फिर है डिजीज भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ डिजीज होगा इसलिए वो इनफर्टाइल है। तीसरा कोड कुछ ड्रग्स लेता होगा इसलिए वो फर्टाइल है। चौथा है कि इम्यूनोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो तो भी वो इनफर्टाइल हो सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट कहता है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एक्सेट्रा। मतलब कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि इनफर्टाइल हो जाए तो इसमें क्या है कि इसका एक ट्रीटमेंट ही, एक ही ट्रीटमेंट है इसका। अगर इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब इनफर्टिलिटी अगर होता है, तो उसके बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाया गया था, उस टेक्नोलॉजी का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं आर्ट, मतलब ART। ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है ना कि ये टॉपिक जितना भी पढ़ते हैं सारा इंपॉर्टेंट ही है। और फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही से बोल के रखा है कि आपको फुल फॉर्म जो है वो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ART का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके मदद से जो पॉसिबल नहीं भी है ना, जो पॉसिबल नहीं भी है वो भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब कि जैसे कि इनका 2 साल हो चुका था फिर भी ये जो है ये चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, फिर लेकिन इस प्रोसेस की मदद से ये पॉसिबल हो सकता है, मतलब इनफर्टिलिटी भी पॉसिबल हो सकता है ART के थ्रू। अब ART भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है इन विवो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस है, वर्ड पे मत जाना, यहाँ के विवो है और विट्रो है, ठीक है। विवो का मतलब होता है इनसाइड और विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। और फर्टिलाइजेशन का मतलब तो सभी को पता होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं आपस में, जब मैटिंग करते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो मैं उसमें पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा नहीं बता रहा। इन विवो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर होगा, मतलब इनसाइड द बॉडी। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, मतलब आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आएगा, ICSI है, ZIFT है मतलब जिफ्ट है, और इसमें IUT है मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है, यहाँ टी का मतलब ट्रांसफर होता है।
यहाँ पर हमें, यहाँ देखो, अब यहाँ जिफ्ट है तो यहाँ क्या है, गिफ्ट है, GIFT मतलब गिफ्ट है। आपको क्वेश्चन ये यहाँ से आता है नीट में कि बताओ जो गिफ्ट है मतलब गिफ्ट है ना, वो किस में आता है, इन विवो में आता है या इन विट्रो में आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और आपको पता है ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था नीट में, सॉरी 2021 में पूछा गया था, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन वो तभी इजी होगा जब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अगर जरा भी कंफ्यूज हो गए तो आप उल्टा टिक करके आ जाओगे, क्योंकि विट्रो में गिफ्ट होता है और वीवो में गिफ्ट होता है। याद रखना कि अगर आपको याद रखना है ना, तो ऐसे याद रखो कि आपका बर्थडे है और आपको आपको बर्थडे में क्या मिला, एक गिफ्ट मिला, कौन सा, वीवो का फोन। ये आपको जो है बर्थडे में गिफ्ट मिला है वीवो का फोन, वो आपको याद रखना है। ये एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद रखा था। ऐसे मुझे वीवो से कोई खास लगाव नहीं है, पर ये ट्रिक तो ऐसे ही बन रहा था, तो क्या करें। आप सबको आईफोन थोड़ी दे सकते हैं। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जी से गैमेट है और जेड फॉर जायगोट है। और जायगोट कब बनता है, जायगोट कब बनता है, जब दोनों की मैटिंग होती है तभी तो जायगोट बनता है ना। ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब मैंने बताया था ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी से बाहर में होगा। ऐसे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही चलता है। पर इस प्रोसेस की मदद से, ART की मदद से, इस टेक्निक की मदद से जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर भी चलाया जा सकता है। तो ऐसा होता कैसे है, तो ऐसा होता है कि जो फीमेल का ओवम है, ठीक है, फीमेल बॉडी का जो ओवम है, ओवम कब बनता है सबको पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मैंने बताया है रिप्रोडक्शन में, वहां से आप देख सकते हो। चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पहले आप उसको देखो। ठीक है, तो ओवम जो है, फीमेल बॉडी का ओवम जो है, उसको क्या किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इजेक्ट कर लिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। और क्या किया जाता है, उसको लेबोरेटरी में रखा जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी में रख दिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। अब क्या किया जाता है, अब दूसरा प्रोसेस चालू होता है, वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब क्या करना है, जो हमने ओवम रखा है लेबोरेटरी पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें क्या किया जाता है, तो स्पर्म का इजेक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, स्पर्म का इजेक्शन किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब एक ओवम और एक स्पर्म मिलेगा तो क्या होगी, दोनों के बीच मैटिंग शुरू हो जाएगी। मैटिंग होने के बाद क्या फॉर्म होगा, जायगोट बनेगा। और आपको याद हो, अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हो, तो जायगोट कहाँ बनता है, तो सबको याद हो कि जायगोट कहाँ बनता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल बॉडी में होता है। फीमेल बॉडी में भी कहाँ, तो वेजाइना के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलरी रीजन होता है, मतलब एम्पुला होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जायगोट भी तो वहीं पर बनेगा। तो जायगोट वहां पर बनता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है यहाँ प्रोसेस में, कि जो फर्टिलाइजेशन हम कहाँ करा रहे हैं, तो आउटसाइड द बॉडी। तो जायगोट भी अभी आउटसाइड द बॉडी ही बन रहा है। ठीक है, तो ये जायगोट बन गया। अब ये जायगोट बन जाता है। अब जायगोट बनने के बाद क्या किया जाता है, वापस से हम फिर जो जायगोट बना उसे फिर इंजेक्शन के थ्रू उसको कहाँ भेज दिया जाता है, तो फीमेल बॉडी का जो यूटेरस होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी का जो यूटेरस होता है, वहां पर इजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि हमने मैटिंग क्या किया, मैटिंग जो है अब बाहर में कराया, पर लास्ट में हमने उसको जायगोट को कहाँ भेज दिया, फीमेल के यूटेरस में भेज दिया। इसको कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब हमने मतलब क्या किया, वो जायगोट को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, यूटेरस में। और आपको याद हो तो मैंने ये भी रिप्रोडक्शन में क्लियर किया है कि जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, यूटेरस के अंदर होता है। उसके अंदर भी 3 वाल होते हैं। उसमें भी बेबी कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से वाल में, तो इंडोमेटेरियम में। ये आपको याद रखना है। अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो मैं आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहीं पर याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बार रिपीट किया है इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा डेवलपमेंट पढ़ते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, बता ही देते हैं कि ये जो अब वहां पर क्या हुआ, इजेक्ट कर दिया गया, मतलब यूटेरस पे भेज दिया गया। अब यूटेरस पे उसका क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। और सिंपल सी बात है, फिर 9 मंथ के बाद क्या होगा, उस बेबी का पार्चुरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा।
तो इससे क्या हुआ, जो कपल्स है ना, ये जो कपल्स थे ये बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, पर इस प्रोसेस की मदद से क्या हुआ, बेबी को प्रोड्यूस कर सके। तो इन विट्रो तो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब कि बॉडी के अंदर हो रहा प्रोसेस, मतलब इनसाइड द बॉडी होगा ये, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है। अब ऐसा होता किस में, इसमें हो क्या, मतलब करता क्या है ये इन विवो, मतलब करते क्या होंगे इसमें। तो पहला है इसमें जिफ्ट, सॉरी गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब मैंने बता दिया था। इसमें होता क्या है, तो अब आते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन में। इन विवो फर्टिलाइजेशन में मैंने पहले बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं बता दूं कि जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है इसमें प्रॉब्लम जो है वो फीमेल में आती है, मतलब फीमेल जो है वो एस्टेराइल हो चुकी है, होती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो फीमेल बॉडी है उसका ओवम लिया जाता है और किसी दूसरे फीमेल बॉडी पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब ध्यान से सुनना कि एक फीमेल बॉडी, जैसे कि कपल है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है, एक कपल है जो कि एक हस्बैंड है और एक क्या है, एक वाइफ है। अब दोनों में से प्रॉब्लम किसको है, तो इस वाइफ को प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये जो है ये बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो इसका क्या लिया जाएगा, इसका ओवम लिया जाएगा, ठीक है, इसका ओवम लिया जाता है और किसी दूसरे फीमेल पेरेंट के साथ, ठीक है, किसी दूसरे फीमेल पेरेंट के साथ क्या किया जाता है, इसका ओवम को भेज दिया जाता है। ठीक है। और इस ये जो प्रोसेस है ना, ये जो वो जो मदर कहलाएगी, मतलब इसका ये फीमेल का ओवम इस फीमेल में चला गया, तो ये जो मदर होगी इस मदर को कहते हैं सैरोगेट मदर, बायोलॉजी टर्म है ये, कहते हैं सैरोगेट मदर। ठीक है। अब क्या होगा कि इसका ओवम तो चला गया इस फीमेल बॉडी के साथ, और ये अगर मेल तो सही है ना, मेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मेल का उसी तरह फिर स्पर्म लिया जाएगा और ये स्पर्म को कहाँ भेज दिया जाएगा, इस फीमेल बॉडी पे भेज दिया जाएगा। क्योंकि इसका जो ये जो इसकी वाइफ है इसका ओवम जो है ये पहले से इस फीमेल के पास है, तो इसका और ये जो हस्बैंड है अब इसका स्पर्म भी कहाँ भेज दिया जाता है, इसी फीमेल बॉडी के पास। तो जो इसका ये जो ओवम था वो मिल जाएगा और इस हस्बैंड का जो स्पर्म है वो मिलेगा, दोनों मैटिंग करेगा, मैटिंग करने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के बाद उसका पार्चुरेशन हो जाएगा। बात समझे कि इसमें होता क्या है, तो इस ये सारा का सारा प्रोसेस चल किस मतलब रहा है, तो अंदर ही तो चल रहा है ना, भले दूसरे फीमेल बॉडी पे जा रहा है पर आखिर फीमेल बॉडी के भी तो अंदर ही प्रोसेस चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई टेस्ट ट्यूब लिया और वहां पर हमने ये जो फर्टिलाइजेशन करवाया, ऐसा तो कुछ नहीं करवाया इसमें। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर चलने वाला फर्टिलाइजेशन है। क्लियर है। अब आगे आते हैं कि कुछ केसेस पढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू, मतलब क्या क्या हो सकते हैं। पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। मतलब है कि ये कह रहा है कि जो मेल पार्टनर है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है क्या है, एबिलिटी नहीं हो तो भी हम इनफर्टिलिटी बोलेंगे, है ना। मान लो कि अगर मेल पेरेंट है उसमें उसका जो स्पर्म है वो उतना मोटाइल नहीं है तो वो मैटिंग कर नहीं पाएगा, मैटिंग नहीं करेगा तो वो जो है बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ये कंडीशन कहता है कि मेल को प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट कह रहा है ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजाकुलेशन, मतलब स्पर्म बन तो रहा है पर उतना अमाउंट में नहीं बन रहा जितना अमाउंट में बनना चाहिए, तो ये भी प्रॉब्लम किसका बता रहा है, मेल का बता रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है मेल का, दोनों प्रॉब्लम किसका बता रहा है, मेल का बता रहा है। ठीक है। ये बता आगे क्या कह रहा है कि दिस कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, इसको कहते हैं एआई टेक्निक। मतलब ये टेक्निक ऐसा टेक्निक है जो मेल में हो रहे गड़बड़, मेल में जो हो रहा गड़बड़ है ना, कि जो स्पर्म का काउंट नहीं हो रहा है सही से, या फिर ये जो स्पर्म है वो मोटाइल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये गड़बड़ किसमें है, जो मेल में गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए भी एक टेक्निक है, उसको कहते हैं एआई टेक्निक। अब इससे ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो टेक्निक था ART, ये किसको सही करने के लिए था,
तो ये फीमेल में हो रही गड़बड़ को सुधारने के लिए टेक्निक था। और ये जो एआई टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्निक है, वो टेक्निक किसको ठीक करने के लिए है? तो मेल को ठीक करने के लिए है, कि मेल भी जो इनफर्टिलिटी ना कर पाए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। तो मैंने बता दिया कि ऐसा टेक्निक है जिसके मदद से क्या होता है, जो स्पर्म का काउंट होता है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक कपल है, ठीक है। कौन? तो एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगी। मान लो वाइफ अभी कैसी है? ठीक है, वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? ये हस्बैंड में है। हस्बैंड में प्रॉब्लम है कि इसका स्पर्म का काउंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, और इसका स्पर्म उतना मोटाइल नहीं है जितना होना चाहिए था। तो क्या किया जाता है इस प्रोसेस से? इस प्रोसेस से क्या किया जाएगा कि इस जो हस्बैंड है उसका स्पर्म लिया जाएगा और डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाएगा इस फीमेल बॉडी के वेजाइना में। उसमें भी कहाँ? तो फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में कहाँ से कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा? यूटेरस में जाएगा। और यूटेरस में जाते ही वो फिर क्या होगा? बेबी का डेवलपमेंट होगा और फिर पार्चुरेशन हो जाएगा। तो हमने जो है पूरा चैप्टर को क्लियर कर लिया यहाँ पर कि इनफर्टिलिटी किस मेल को भी हो सकती है और फीमेल को भी हो सकती है। तो हमने देखा कि फीमेल को कैसे होगा, तो ये दोनों जो एआरटी था वो फीमेल को सही करने वाला टेक्निक था, और जो एआई टेक्निक है वो मेल को सही करने वाला टेक्निक है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर मत रखना। अब एक बस छोटा सा लास्ट टॉपिक है, वो है एमिनोसेंटेसिस। ओके। ये एमिनोसेंटेसिस क्या है ना, एमिनोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसके मदद से हम एम्ब्रियो का सेक्स जान सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। एक्चुअली ये तो बैन है, ठीक है, ये बैन कर दिया गया है क्योंकि इसका बहुत लोग गलत यूज करने लगे थे। क्योंकि देखते थे कि लड़की है तो उसको मार दिया जाता था, अबॉर्शन कर दिया जाता था। मैंने ये बात बहुत बार बताया है, तो इसलिए अब इसको बैन कर दिया गया है इस टेक्निक को। पर अभी भी कहीं कहीं यूज होता है। इस बस ये बता दूं कि एमिनोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसके मदद से बेबी जो है, जो फीमेल बॉडी में है एम्ब्रियो जो है, उसका सेक्स जानने का काम करता था। एक्चुअली होता कैसे था, तो एक इंजेक्शन दिया जाता था फीटस में, जो मदर है ना, मदर का समझो तो जो स्टमक है वहां पर इंजेक्शन दिया जाता था। अ, एक नीडल दिया, तो ये इसको मतलब चेक कैसे किया जाता था, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया था, एक लॉन्ग सर्जिकल नीडल रखा जाता था जिसको यूज करते थे, यूज एंड amniotic fluid is taken out from the uterus during pregnancy to analysis the fetal cell। मतलब कि मैं बता दूं कि एक इंजेक्शन रखा जाता था जो कि जो फीटस है ना वहां पर दिया जाता था, और उससे क्या किया जाता था, जो फीटस है फीटस के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड का नाम है एम्नियोटिक फ्लूइड। क्या नाम होता है? एम्नियोटिक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को ले लिया जाता है और उस फ्लूइड का एनालिसिस करने के बाद डॉक्टर्स ये पता कर लेते थे कि जो फीटस है उसका सेक्स जो है वो क्या हो सकता है, वो मेल हो सकता है या फीमेल। साथ ही साथ उसका जेनेटिक डिसऑर्डर भी चेक कर सकते थे कि मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी चेक किया जा सकता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ समाप्त। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं दे दूंगा, उसको आपको तो आइए चैप्टर को एक बार फुल स्पीड के साथ इसको कवर करके देखते हैं कितना मिनट के अंदर हम इसको कवर कर पाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या कहता है, जो डब्ल्यूएचओ ने दिया था, डब्ल्यूएचओ ने इसका डेफिनेशन दिया था कि अगर किसी हेल्दी पर्सन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सही काम कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा होगा। यही बात बताया था डब्ल्यूएचओ ने, और डब्ल्यूएचओ ने जो है इसको हमें बताने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए थे। प्रोग्राम्स में उसका नाम क्या था उस प्रोग्राम का, तो आरसीएच प्रोग्राम, जिसमें का फुल फॉर्म था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे इन्होंने अवेयरनेस दिखाया था, कैसे इन्होंने लोगों को बताया, जागरूक किया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, क्यों हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब अच्छा होना चाहिए, इस सारे के बारे में बताया था। फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, बिल्डिंग्स बनाया था, हॉस्पिटल्स बनाया था, है ना। उसके बाद हमने देखा कि इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्यों जरूरी था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रखना, और उसके बाद बताया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करते हैं हम, और फिर स्लोगन भी पढ़ा था कि हम दो हमारे दो, है ना। ये उसमें हमने ये भी बात की थी कि
ये जो स्लोगन था ये दोनों मोड में चल रहा था, ऑडियो मोड में भी था और विजुअल मोड में भी था, मतलब एड्स के थ्रू भी इस एड हम दो हमारे दो को चलाया जा रहा था, है ना। उसके बाद हमने बताया था कि सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूलों में भी प्रोवाइड कर दिया गया था, ताकि वो डब्ल्यूएचओ चाहते थे कि पहले से ही सभी को इन्फॉर्मेशन हो कि मतलब कि जो भी मिथ फैला रहे हैं, जो भी बाकी जो मिथ फैला हुआ है वो सबसे बच कर रहे हैं, जो सच्ची अच्छी बातें हैं मतलब कि जो समझो तो जो रियल बात थी वो लोगों को पता चले, इसलिए वो डब्ल्यूएचओ चाहते थे कि बच्चे ये सब के बारे में नॉलेज रखें। और उन्होंने बताया था कि सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होने चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा होता है, तो एसटीडी और एड्स होते हैं, ये बताया था। बोला गया था, बताया था कि अवेयरनेस रखने के लिए बर्थ कंट्रोल के हिसाब से केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स बताया भी, ये भी बताया था कि प्रेग्नेंट मदर का केयर करनी चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। बताया था कि जो मदर और चाइल्ड का रिलेशन होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। इम्पोर्टेंस बताया था ब्रेस्ट फीडिंग का, इक्वल अपॉर्चुनिटी बताई थी कि मेल हो चाहे फीमेल हो उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, है ना। और उन्होंने एक और बताया अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, उन्होंने बोला जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, ये भी बताया था। फिर हमने पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, इसमें ये देखा था कि इंडिया कितना ज़्यादा पॉपुलेशन रख रहा था, है ना। और हमने देखा था मोर्टेलिटी रेट, और कौन कौन मोर्टेलिटी रेट था ना, एक था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये बता रहा था कि जो डिलीवरी के टाइम जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो मर जाती थी दर्द के कारण, वो उनके मरने से जो भी बर्थ रेट में कमी हो रही थी, डिक्रीज हो रहा था, उसको रेट को कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, जो कि बच्चा 1 साल का होता था और वो मतलब उस 1 साल के अंदर वो मर जाता था, तो उससे जो बर्थ रेट में कमी आ रही थी उस रेट को कह रहे थे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बारे में भी हमने बहुत कुछ बात किया था, बहुत चीजें जो पॉइंट लिखा वो भी हमने बताया था। फिर एक पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताया था जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा के रखता है, जो कि यूजर फ्रेंडली होता है, इजिली अवेलेबल होता है, इफेक्टिव भी होता है, रिवर्सिबल भी होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं था। हमने तो देखा भी था कि जो है ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके दो टाइप्स होते हैं, टेम्पररी जिसको कहते हैं स्प्लाइसिंग भी, और दूसरा है परमानेंट। परमानेंट को हम सर्जिकली बोल सकते थे या फिर स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। टेम्पररी जो देखे थे 4 टाइप का होता है, नॉर्मल मेथड, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड। केमिकल नेचुरल मेथड में आता है 3 चीज, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कोइटस इंटरप्ट्स और लेकोनेशनल न्यूमेरिया। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में याद हो कि हमने बताया था कि अगर पीरियड जैसे कि जो पीरियड्स था, पीरियड्स के टाइम अगर 10 to 70 डेज के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 to 70 डेज होता है उस दिन अगर जो है वो अगर कपल्स उस टाइम अगर मैटिंग ना करें तो उससे वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो कोइटस इंटरप्ट्स बताया, ये बता रहा था कि अगर वो पेनिस को बाहर निकाल दे स्पर्म के इजोकुलेशन होने से पहले, अगर वो पेनिस मेल पेरेंट जो है वो अगर अपना स्पर्म निकलने से पहले अगर पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तीसरा कह रहा था लेकेशनल न्यूमेरिया कि मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अगर पार्चुरेशन कर चुकी है मतलब डिलीवरी दे चुकी है तो 6 मंथ के अंदर वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं चल रहा होता है। और इन तीनों में से जो अच्छा था वो था लेकेशनल एमेनोरिया। केमिकल मेथड भी देखा था जो केमिकल लेने के थ्रू होता है, मतलब जैसे कि कोई मेडिसिन हो। बैरियर मेथड भी देखा था हमने, बैरियर मेथड में आता था कॉन्डम, डायफ्राम केप्स, है ना। और था एक आईयूडीएस, इसमें देखा था हमने नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग, और एक होता है मेमोरी एक हार्मोन रिलीजिंग। हमने बात की थी कॉन्डम्स, कॉन्डम्स की बात की थी ना जो मैन यूज करते हैं, डायफ्राम कैप जो है फीमेल यूज करती है। आईयूडीएस जो होता है एक डिवाइस है जिसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो क्या करते हैं जो फीमेल के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, जो कि सिर्फ डॉक्टर्स ही यूज कर सकते हैं और डॉक्टर ही इसको मतलब सर्जरी के थ्रू इसको डाल सकते हैं फीमेल बॉडी में, और इसको अगर निकालना हो रिमूव करवाना हो तो डॉक्टर ही करते हैं, खुद से नहीं किया जा सकता। इसमें भी 3 चीज पढ़ा था हमने, नॉन मेडिएटेड कॉपर रिलीजिंग और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग। कॉन्डम जो होता है बताया थिन रबड़ का बना हुआ होता है, ये स्पर्म को जो है फीमेल बॉडी के वेजाइना में जाने से रोकता है। और डायफ्राम कैप्स होता है ये फीमेल बॉडी जो है यूज करती है, जो कि ये रियूजेबल भी होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, जो कि स्पर्म को इंटर जो वेजाइना है उसमें यूटेरस, वेजाइना के अंदर जो यूटेरस है वहां पर जाने से रोकता है। अब बात करते हैं
तो ये जो परमानेंट मेथड हमने दो पढ़ा है, वासक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वासक्टोमी में एक्चुअली करते क्या हैं, तो देखो डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं कि वासक्टोमी में हम कर क्या रहे थे। वासक्टोमी में हम करते क्या है, तो जो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस से कनेक्ट है, ये जो वास्ट वास्ट वासा डिफरेंशिया होता है, ये जो उसको हम कट कर देते हैं, जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद उसको रिप कर देते हैं, मतलब बांध दिया जाता है वापस, ताकि जो है ये टेस्टिस जो है ये क्या कर सकता है, स्पर्म को प्रोड्यूस ना कर सके। स्पर्म अब बनेगा ही नहीं, तो ये तो स्टेराइल हो गया। अब स्टेराइल हो गया तो ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और उसी तरह फीमेल बॉडी में क्या होता है, फीमेल बॉडी में होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको भी इस तरह से कट किया जाता है, और कट करने के बाद फिर से उसको उसको टाइट से बांध दिया जाता है, ताकि ये ओवम को प्रोड्यूस ना कर सके। और वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं करेगी तो यहाँ से अगर स्पर्म आ भी जाता है फीमेल बॉडी में, तो भी ये मर्द डीजेनरेट कर जाएगा, क्योंकि इसको ओवम मिलेगा नहीं तो डीजेनरेट कर जाएगा, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। फिर हमने पढ़ा था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हमने ये देखा था कि कैसे इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हमने बोला था कि इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं, अबॉर्शन भी कहते हैं। जो बच्चा को जो क्या कहते हैं, अबॉर्ट कर देती है। ऐसा क्यों करती है, तो हमने ये भी बोला था कि ऐसा इसलिए लगाया गया था क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को रेप कर दिया जाता था, तो उससे भी प्रेग्नेंट हो जाती थी, जो कि अच्छी बात नहीं होती थी। अब इसलिए सर गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, पर अब तो बहुत ही इसका गलत यूज किया जाता है। बहुत सारा पॉइंट था वो मैंने बोल दिया था कि खुद से पढ़ लेने, पर वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं था। फिर हमने पढ़ा था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि कौन सा था, एड्स था, हेपेटाइटिस बी था और एसटीडी था। तो हमने बोला भी, ये भी बोला था कि जो हेपेटाइटिस बी है होता है उससे क्या होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो होता है नीडल के शेयरिंग करने से, मतलब इंजेक्शन जो है एक पर्सन को दूसरे पर्सन में फिर से हम डाल दे इंजेक्ट कर देते थे, उससे प्रॉब्लम हो जाता था, उससे हेपेटाइटिस बी हो सकता था। दूसरी बात, अगर मान लो कि ऑपरेशन कर रहे हैं किसी एक पर्सन का, और उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी दूसरे पर्सन का भी अगर ऑपरेशन कर दे, तो उससे भी हेपेटाइटिस बी होने का खतरा रहता था। और हमने देखा था कि प्रिकॉशंस क्या थे, प्रिकॉशंस क्या इसके क्या क्या थे, और इसके इंसिडेंट्स क्या थे। इंसिडेंट अगर कहता है कि जो 15 से 24 साल के जो भी पीपल्स है ना, उसको मतलब ये खतरा ज्यादा होता था कि मतलब उनको ये इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैलता था। और वैसे बचने का कारण एक ही था कि मैंने बताया था कि अगर किसी को एचआईवी हो गया तो उसको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। जब तक वो मेडिसिन लेगा तब तक ही जिंदा रहेगा, नहीं लेगा तो वो मर जाएगा। हम और फिर इसका पॉइंट भी क्या पढ़ा था कि अवॉइड सेक्स विथ अनकंट्रोल्ड अननोन पेरेंट, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स। दूसरा पॉइंट कहा था कि ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। और अगर हमने ये भी बोला था कि अगर इसमें भी कोई डाउट रह जाता है तो पहले हमें एक अच्छे डॉक्टर से जाकर के सलाह लेनी चाहिए, वही हमारी हेल्प करेंगे। दूसरी हमने पढ़ा था, बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस चैप्टर में इनफर्टिलिटी ही है, जिससे कि नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। और इनफर्टिलिटी में हमने बोला था इनफर्टिलाइज जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। अब इनफर्टाइल जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। उसमें मैंने बोला था कैसा कैसे हो सकता था, अगर मान लो कोई फिजिकल में प्रॉब्लम होगा, या तो फिर कोई डिजीज होगा, कोई ड्रग्स यूज करता होगा, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स है इनफर्टिलिटी के। तो हमने बोला कि इनफर्टाइल जो है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मेल अगर फीमेल अगर इनफर्टाइल है तो वो किसका यूज करती है, वो एआरटी टेक्निक का यूज करती है, मतलब कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करती है। और ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके मदद से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं भी है वो भी मतलब पॉसिबल हो सकता था। जिसमें कि हमने सबसे पहले पढ़ा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी से बाहर मतलब कि एक ट्यूब ले लिया जाता था। उस ट्यूब में हमने क्या लेंगे, उस ट्यूब में क्या इंजेक्ट कर लेते थे, उस ट्यूब में फीमेल बॉडी का क्या कर लिया जाता था, एक ओवम निकाल लिया जाता था और मेल बॉडी का स्पर्म निकाल लेते थे। दोनों को मिलाते थे, जायगोट बनाते थे। जायगोट को फिर वापस कहाँ भेज दिया जाता था, जायगोट को भेज दिया जाता था फीमेल बॉडी का यूटेरस में, आईयूटी के थ्रू। इंटर इसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसके थ्रू हम क्या करते थे, वो जायगोट को भेज देते थे फीमेल बॉडी के अंदर, और वो फीमेल बॉडी के अंदर भेजने के बाद यूटेरस है, यूटेरस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता था, और उसके बाद पार्चुरेशन हो जाता था।
ठीक है। दूसरा क्या था, इन विवो फर्टिलाइजेशन। और इन विवो फर्टिलाइजेशन में हमने बोला था कि इन विवो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है, तो बॉडी के अंदर चलने वाला फर्टिलाइजेशन है, इनसाइड द बॉडी होता है ये। और ऐसा होता कैसे है, तो जो एक जैसे कि कपल है, तो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, तो जो वाइफ है, वाइफ का ओवम लिया जाता था और किसी दूसरे अननोन फीमेल के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता था, भेज दिया जाता था, और मेल जो उसका हस्बैंड है उसका स्पर्म लिया जाता था और उस फीमेल बॉडी के वेजाइना में इंटर कर दिया जाता था। उसके क्या होता था, वो स्पर्म जाता वेजाइना से कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ फर्टिलाइजेशन करता, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बनाता, जाइगोट बनाने के बाद वहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता और उसके थ्रू क्या होता, वो बेबी को प्रोड्यूस कर देती। लेकिन वो जो मदर थी उस मदर को हम कहते हैं सैरोगेट मदर। ठीक है, ये मैंने बात की थी। लेकिन अब यहाँ ये जो हमने दोनों कंडीशन पढ़ा, वो दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम किसको थी, फीमेल को थी। अब मान लेते हैं कि मेल को प्रॉब्लम है, तो मेल को अगर प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि मेल को क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका जो स्पर्म है वो मोटाइल ना रहे, या फिर उसका जो स्पर्म है काउंट है वो थोड़ा कम हो जाए। ये दोनों मेल के प्रॉब्लम्स है, और इसको सुधारने के लिए हम यूज करते हैं एआई टेक्निक्स, मतलब कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसका टेक्निक में ये टेक्निक कौन सा टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक टेक्निक है जिसके मदद से हम जो हस्बैंड है, हस्बैंड का क्या लिया जाता था, स्पर्म लिया जाता था, जिससे और फीमेल बॉडी के वेजाइना के अंदर, मतलब जो वेजाइना के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है वहां डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था, वहां सीधा भेज दिया जाता था, ताकि जो है मैटिंग करने में इजी हो। और वो मैटिंग करता था, मैटिंग करने के बाद गैमेट जो जायगोट बनता, जायगोट से फिर एम्ब्रियो का प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो जाता। फिर हमने पढ़ा था इम्यूनोसेंटेसिस, लास्ट टॉपिक था इम्यूनोसेंटेसिस। हमने ये पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम फीटल का सेक्स जान सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या ये वो लड़की। लेकिन ये इसका बैन कर दिया गया है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्यूनोसेंटेसिस कराते हैं और सेक्स जान लेने के बाद देखते हैं कि वो फीमेल है तो वो मार देते थे, जो कि गलत होता था। इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। एक्चुअली इसमें होता क्या था कि एक इंजेक्शन लेते थे, और इंजेक्शन जो है वो फीमेल बॉडी के फीटस जो है वहां पर दिया जाता था, और उस फीटस के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, वो है एमिनोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड को ले लिया जाता था और उसका एनालिसिस करने के बाद हम वो जो डॉक्टर थे वो बता देते थे कि वो जो उसका सेक्स है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, वो हम चेक कर सकते थे। और दूसरी बात, उसका जेनेटिक डिसऑर्डर भी बता दिया जा सकता था, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इस एमिनो सिंथेसिस के थ्रू बता दिया जाता था। तो सोचो हमने कितना जल्दी ये चैप्टर को कवर किया। एक्चुअली इतना ही छोटा चैप्टर था, लेकिन हमने इसको 1 घंटा लगाया है, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है। तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कवर कर लिया और बहुत जल्दी में कवर किया है। देख सकते हो कि हमने फिर जो रिकैप किया है वो 10 मिनट के अंदर हमने रिकैप भी कर लिया है ना? तो चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था पर इम्पोर्टेंट है ना? इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने बताया भी है। और जो हमने पढ़ा ना आईवीएफ, इसका ऐड भी बहुत सारा आता है। अगर आपने ऐड नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखाते हैं वो ऐड को। ये ऐड है, अगर आपने कभी देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। है ना? ये आईवीएफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन नीट के रिगार्डिंग आता ही है। तो अगर आपने अच्छे से क्लियर किया है तो बहुत ये तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, क्योंकि मैंने एक दिन में एक ही वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार नहीं 2 बार अगर लेक्चर को भी देखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? क्योंकि बहुत छोटा लेक्चर था, 1 घंटे का लेक्चर ही है, आप अगर 1 घंटा और देख लेते हो तो क्या ही जाता है। तो फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना?